नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे उन लाखों हिंदुओं और सिखों की जो 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान से उजड़कर भारत आए। उजड़कर आए या उजाड़े गए, ये एक अलग से प्रश्न है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन साथ ही दो टुकड़ों में बंट गया। मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने का निर्णय लिया गया। यह तय हुआ कि जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा रहते हैं वे पाकिस्तान को दिए जाएंगे और जिन इलाकों में हिंदू और सिख ज्यादा रहते हैं उन्हें भारत में मिलाया जाएगा। लेकिन वे इलाके कौन से होंगे जो पाकिस्तान को दिए जाएंगे या भारत को दिए जाएंगे, इसका फैसला 15 अगस्त 1947 की आधी रात तक नहीं हो सका। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक लोगों को आजादी के दिन तक यह पता नहीं चल पाया कि वे भारत में है या पाकिस्तान में। लेकिन जो इलाके अब पाकिस्तान में चले गए थे वहां अभी भी लाखों की संख्या में हिंदू और सिख रह रहे थे। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा हो गया है, वैसे ही पाकिस्तान में रह रहे इन हिंदुओं और सिखों पर हमले होने शुरू हो गए। ऐसी स्थिति में इनके पास केवल एक ही रास्ता था कि वे अपना घर बार छोड़कर भारत चले जाएं। लेकिन भारत पहुंचना इनके लिए आसान नहीं था। इनको रास्ते में ही या तो लूट लिया जाता था या फिर मार दिया जाता था। खून से लथपथ शरणार्थियों से भरी ट्रेनें, गाड़ियां, ट्रक रोज भारत पहुंच रही थी। यह एक ऐसा मंजर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भारत पहुंचकर भी इन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। यहां पर भी इन लोगों के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा था। पाकिस्तान को छोड़कर लाखों की संख्या में जो हिंदू और सिख भारत आए थे, जिन्हें यहां के लोग रिफ्यूजी या शरणार्थी कहते हैं, उनके लिए पहली समस्या निवास स्थान उपलब्ध करवाने की थी। ये लोग अपने गांव तथा शहरों में बने घरों को छोड़कर भारत आ गए थे, लेकिन यहां इनके पास न घर था और न ही छत थी जिसके नीचे रहकर ये अपना जीवन बसर कर सकते। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा पुनर्वास विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग ने विस्थापितों के रहने के लिए देश के कई भागों में कैंप या विस्थापित शिविर स्थापित किए। उस समय ऐसे कैंपों की संख्या 160 थी। इनमें लाखों लोग रह रहे थे। सबसे बड़ा विस्थापित कैंप कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था, जिसमें लगभग 3 लाख शरणार्थी रह रहे थे। इन कैंपों में विस्थापितों के लिए भोजन, कपड़े आदि का प्रबंध किया गया था। बीमार लोगों के लिए डॉक्टर और फ्री में दवाइयों की भी व्यवस्था की गई थी। विस्थापितों का, या यूं कहें कि पाकिस्तान से उजड़कर आए लोगों के राशन कार्ड भी बनाए गए थे ताकि उन्हें आटा, चावल, दाल, चीनी आदि चीजें भी दी जा सके। क्योंकि जब ये लोग पाकिस्तान से भारत आए थे तो इन लोगों की धन संपत्ति को भी लूट लिया गया था। लेकिन इन कैंप की जिंदगी नरक के समान थी। लाखों लोगों को भेड़ बकरियों की तरह कपड़े के बने टेंटों में सालों तक नरक की जिंदगी जीनी पड़ी। देश के बंटवारे की पीड़ा तमाम जिंदगी इनके सीने में रही। इन लोगों को उस अपराध की सजा मिली जो अपराध इन्होंने किया ही नहीं था। पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख जमींदार भारत आए थे, वहां वे 67 लाख एकड़ कृषि योग्य जमीन छोड़कर आए थे। जबकि भारत से जो मुसलमान जमींदार पाकिस्तान गए थे, यहां उनके पास केवल 47 लाख एकड़ ही खेती योग्य जमीन थी। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत आने वाले हिंदुओं और सिखों को उतनी जमीन नहीं मिलनी थी जितनी वे पाकिस्तान में छोड़कर आए थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार बड़े किसानों को जमीन बांटते समय ज्यादा कटौती की गई। जैसे जो किसान पाकिस्तान में 500 एकड़ खेती योग्य जमीन छोड़कर आए थे, उन्हें भारत में सिर्फ 126 एकड़ जमीन दी गई। लेकिन छोटे किसानों को जमीन बांटते समय कम कटौती की गई। जैसे जो छोटे किसान पाकिस्तान में 10 एकड़ खेती योग्य जमीन छोड़कर आए थे, उन्हें भारत में 7.5 एकड़ जमीन दी गई।
हालांकि जितने भी किसान पाकिस्तान से भारत आए थे उन सभी को खेती करने के लिए जमीन मिली, लेकिन उतनी नहीं मिली जितनी पाकिस्तान में ये लोग छोड़कर आए थे। इन किसानों के लिए भी बंटवारा खुशी वाला नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने अपने घर बार को तो खोया ही था, साथ ही अपनी जमीन को भी खोया था। पाकिस्तान से आने वाले ज्यादातर हिंदू और सिख शहरों में रहने वाले थे और वहां उनका अच्छा खासा व्यापार था। बहुत सारे लोगों के तो पाकिस्तान में अपने उद्योग धंधे भी थे, बहुत सारे शाहूकार और व्यापारी थे। पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं और सिखों के वहां 1,54,000 बढ़िया और बड़े बड़े मकान थे। दोबारा फिर मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं और सिखों के वहां 1,54,000 बढ़िया और बड़े बड़े मकान थे तथा 51,000 दुकानें थी। लेकिन जो मुसलमान भारत को छोड़कर पाकिस्तान गए थे, यहां उनके पास सिर्फ 1,12,000 छोटे और काम चलाऊ मकान थे और सिर्फ 17,000 दुकानें थी। अतः भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए मकानों और दुकानों की व्यवस्था करना था, लेकिन सभी लोगों को मकान और दुकानें नहीं मिल सकी। इसलिए सरकार ने इन लोगों को मुआवजा दिया, इनके रहने के लिए नई कॉलोनियां बनाई गई, इन्हें काम धंधा शुरू करने के लिए कर्ज भी दिए गए। 1954 तक भारत सरकार ने लगभग 4 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उनके पैरों पर खड़ा किया। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि लोगों को इनका वास्तविक हक नहीं मिल पाया। जो घर दिए गए थे वे सिर्फ काम चलाऊ थे। इन लोगों के लिए भी विभाजन पीड़ा देने वाला ही था। 1947 में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान एक बड़ी संख्या में हिंदू और सिख स्त्रियां, लड़कियां और बच्चों को अगवा कर लिया गया था। इसी दौरान इनका धर्म बदलकर इनसे जबरदस्ती शादी भी कर ली गई थी। इन अगवा की गई स्त्रियों और लड़कियों की खोज करके इनको सुरक्षित भारत वापस लाना भी भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती था। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में यह तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे की अगवा की गई स्त्रियों और लड़कियों को एक दूसरे को वापस करेंगे। इसके लिए लोकल पुलिस और समाजसेवी संस्थाओं की भी सहायता ली गई। इसके बाद जो स्त्रियां और लड़कियां भारत लाई गई उन्हें उनके परिवारों को सौंपा गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी थी जो विधवा हो चुकी थी या जिनका कोई परिवार नहीं बचा था। सरकार ने इन विधवा और बेसहारा औरतों के लिए आश्रम खोले, इन्हें इनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिया ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इन स्त्रियों के साथ साथ काफी संख्या में बेसहारा और अनाथ बच्चे भी भारत आए थे। सरकार ने इनके लिए भी अनाथालय स्थापित किए। इन अनाथालयों में इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया तथा काम धंधे की ट्रेनिंग भी दी गई। सरकार की कोशिश यही रही कि जो लोग गांव से आए थे उन्हें गांव में बसाया जाए और जो लोग शहरों से आए थे उन्हें शहरों में बसाया जाए। पाकिस्तान से लाखों की संख्या में आए इन हिंदुओं और सिखों को फिर से बसाने में कई साल लग गए। यह एक मुश्किल काम था। इस काम में कई कमियां और भ्रष्टाचार भी सामने आए, लेकिन फिर भी सरकार ने पूरी कोशिश की कि इन लोगों को इनका वास्तविक हक मिल सके। इन विस्थापितों ने भी अपने आप को फिर से खड़ा करने में खूब मेहनत की, रात दिन मेहनत की और छोटे छोटे काम करने से भी नहीं हिचकिचाई। समय बीतने के साथ इन्होंने अपने आप को फिर से स्थापित तो कर लिया, लेकिन विभाजन का जख्म आज भी उनके दिलों में हरे। विभाजन से इन लोगों को जो दुख उठाने पड़े, उनसे एक सवाल आज भी पूछा जाता है कि क्या देश के बंटवारे को रोका नहीं जा सकता था? धन्यवाद, नमस्कार।